साल 1958 की बात है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन में एक राजा की मेहमान नवाजी कर रहे थे। राजा का नाम था पोल्डेन थोंडुप नामग्याल। थोंडुप सिक्किम के राजा थे, जो उस वक्त भारत से अलग एक आजाद देश हुआ करता था। थोंडुप नेहरू के वेलकम से खुश थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि 17 साल बाद उन्हीं की बेटी न सिर्फ थोंडुप की कुर्सी छीनेगी, बल्कि सिक्किम की 300 साल पुरानी चोग्याल डायनेस्टी को ही खत्म करके रख देगी। इस मुलाकात के ठीक एक साल बाद 1959 की बात है। थोंडुप किसी काम से दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग के विंडामेर होटल में बैठकर जब वो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, तभी उनकी नजर लाउंज के एक कोने में बैठी एक अमेरिकन लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम था होप कुक। होप अपने दोस्तों के साथ दार्जिलिंग घूमने आई थी। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि थोंडुप उन्हें देखते ही उन पर फिदा हो गए। लेकिन होप सिर्फ 17 साल की थी और थोंडुप 36 साल के। उन्हें पहली शादी से 3 बच्चे थे और उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं थी। फिर भी होप को देखकर थोंडुप के मन में लव लाइफ को लेकर एक नई होप जगी और उन्होंने उनसे मुलाकात की। होप को भी थोंडुप पसंद आए, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो 2 सालों तक एक दूसरे से नहीं मिले। होप ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइम चेंज में बताया है कि इत्तेफाक से 1961 में दोनों फिर से उसी होटल में मिले, जहां थोंडुप ने उन्हें डिनर पार्टी में इनवाइट किया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। होप ने हाँ कह दी और इसी के साथ ही उनका सिक्किम की महारानी बनना तय हो गया। यानी 19 साल की एक साधारण सी अमेरिकन लड़की सिक्किम की महारानी बनने वाली थी। जैसे ही ये खबर अमेरिकन मीडिया तक पहुंची, मीडिया ने इसे हेडलाइन बना दिया। टाइम और न्यूज वीक जैसे जाने माने पेपर्स और मैगजीन होप पर आर्टिकल्स लिखने लगे थे। 1963 में दोनों की शादी के बाद होप कुक अमेरिका के लिए एक सेलिब्रिटी बन गई थी। सिक्किम के लोगों के लिए वो उनकी नई रानी थी। प्रिंस थोंडुप के लिए वो उनकी वर्किंग और लाइफ पार्टनर थी, तो वहीं भारत के लिए थी CIA एजेंट। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि भारत सरकार को यह लग रहा था कि चोग्याल थोंडुप उनकी बेहद खूबसूरत और शातिर बहन प्रिंसेस कोकुला और क्वीन होप कुक मिलकर CIA की मदद से सिक्किम को आजाद करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका ये शक यकीन में बदल गया जब होप कुक ने भारत से दार्जिलिंग मांग लिया। होप की इस डिमांड ने इंडिया को टेंशन में ला दिया। इसीलिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने रॉ की मदद से सिक्किम को भारत में मिला लिया। कहते हैं कि सिक्किम के चोग्याल इस मर्जर से इतना नाराज थे कि विलय के बाद जब वो कोलकाता के एक इवेंट में पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर सिक्किम का फ्लैग लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया तो वो कार से उतरकर पैदल चलने लगे। उनके साथ थे 2 गार्ड्स जिनके हाथ में सिक्किम का फ्लैग था। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि सिक्किम अब अलग देश नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि अगर वो होप कुक से शादी नहीं करते तो सिक्किम का भारत में विलय होता ही नहीं। तो क्या वाकई सिक्किम की रानी एक CIA एजेंट थी? क्या वो सिक्किम में रहकर अमेरिका के लिए जासूसी कर रही थी? आखिर क्यों नेहरू ने आजादी के बाद सिक्किम को अलग स्टेटस दिया और क्यों खुद सिक्किम के लोगों ने अपने राजा का साथ नहीं दिया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा सिक्किम के इतिहास की तरफ, जो शुरू होता है सदियों पहले से। होता यह था कि हिमालय की गोद में बसे तिब्बत तक जाने के लिए बंगाल के ट्रेडर्स को अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता था। ये सारे रास्ते बेहद खतरनाक हुआ करते थे, इसीलिए कुछ ट्रेडर्स एक नए रास्ते की तलाश में निकले। उन्होंने देखा कि चुम्बी वैली से होकर तिब्बत तक जो रास्ता जाता है वो सबसे आसान है, इसीलिए उन्होंने इसी रास्ते से तिब्बत जाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ कुछ लोग चुम्बी वैली के आसपास आकर बसने लगे। ये लोग थे लेप्चा। ऑर्थर काजी दावा सामदुप ने भूटिया राजाओं की लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके द महाराजाज हिस्ट्री नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि लेप्चा लोगों का मानना था कि उन्हें खुद भगवान ने कंचनजंगा की बर्फ से बनाया था। यही कारण है कि आज भी लेप्चा लोग माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हैं। लेप्चा लोगों का अपना धर्म था, अपने भगवान थे और अपने राजा थे। इनके कुछ वर्षों बाद लिंबू और फिर 5वीं सदी में मंगल ट्राइब के लोग भी सिक्किम आकर बस गए। इस तरह सिक्किम में छोटे छोटे कबीले बन गए जिनके अपने सरदार हुआ करते थे, लेकिन लेप्चा लोगों की आबादी ज्यादा थी, इसीलिए सिक्किम का असली कंट्रोल भी लेप्चा किंग्स के हाथों में ही था।
ये लोग घाटियों को साफ करके यहाँ चावल उगाया करते थे। चावल की खेती के कारण सिक्किम को डेजोंग कहा जाता था, जिसका मतलब था दी वैली ऑफ राइस। वैली ऑफ राइस की इस स्टोरी में ट्विस्ट आता है 6th सेंचुरी में, जब भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। उन दिनों बहुत से बौद्ध मंक और धर्मगुरु सिक्किम से होकर तिब्बत तक जाते थे। यहीं से ही तिब्बत, भूटान और सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म फैलने लगा। कहते हैं कि सन 749 में गुरु पद्म संभव, जिन्हें भूटनीज लोग गुरु रिम्पोचे भी कहते हैं, उन्होंने सिक्किम को लेकर एक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक दिन आएगा जब 4 बौद्ध लामा यहाँ आएंगे और इन घाटियों में एक बौद्ध राज्य की स्थापना करेंगे। भूटनीज मानते हैं कि गुरु रिम्पोचे उड़ते हुए बाघ की पीठ पर बैठकर भूटान आए और यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भूटान की कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन गुरु रिम्पोचे की इस भविष्यवाणी ने सिक्किम के लिए एक नई कहानी लिखी 13th सेंचुरी में जाकर। हुआ यूं कि 13वीं सदी में तिब्बत रॉयल फैमिली से गुरु ताशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपना घर छोड़कर साउथ की तरफ निकल जाते हैं। गुरु ताशी का परिवार 9th सेंचुरी से ही तिब्बत की मिनवांग किंगडम पर राज करता आ रहा था, जो खाम रीजन में आती थी। गुरु ताशी के साथ उनके 5 बेटे भी थे। ये सब लोग सिक्किम की तरफ जा रहे थे। कहते हैं कि जब ताशी और उनके बेटे शाक्य किंगडम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक मोनेस्ट्री बनाई जा रही थी। ताशी के सबसे बड़े बेटे ने इसे बनाने में मदद की, जिससे खुश होकर लोगों ने उन्हें खेबुमसा का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है 10,000 हीरो से भी ज्यादा ताकतवर। खेबुमसा के बारे में जब शाक्य किंग को पता चला तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करा दी और खेबुमसा और उनकी वाइफ को चुम्बी वैली में जाकर रहने के लिए कहा। दोनों खुशी खुशी वहां जाकर रहने लगे, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद भी उन्हें बच्चे नहीं हुए। तब किसी ने खेबुमसा को लेप्चा लीडर थेकांग टेक के बारे में बताया और कहा कि अगर वो आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आप पिता बन सकते हैं। खेबुमसा अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचे और लेप्चा लीडर थेकांग टेक के आशीर्वाद से वो 3 बेटों के पिता बन गए। इसके बाद खेबुमसा और थेकांग टेक के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया और इन दोनों की वजह से ही लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी में दोस्ती हुई, क्योंकि खेबुमसा तिब्बत की भूटिया कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। कहते हैं कि लेप्चा लीडर थेकांग टेक का कोई वंशज नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये ऐलान किया कि उनके जाने के बाद खेबुमसा को राजा बनाया जाएगा और उनके बाद उन्हीं के बेटे सिक्किम पर राज करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक समझौते पर भी सिग्नेचर किए, जिसे द ट्रीटी ऑफ ब्लड ब्रदरहुड कहा जाता है। जिस जगह ये समझौता हुआ उसे काविलुंगस्टॉक कहते हैं। ये जगह सिक्किम में आज भी मौजूद है, जहां पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हैं। दुनिया इसके बारे में कम जानती है, लेकिन ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। खेबुमसा और लेप्चा लीडर के बीच समझौता हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खेबुमसा भूटिया कम्युनिटी से आते थे। लेप्चा लोगों को ये डर था कि कहीं भूटिया राजा के कारण उनकी असली पहचान खो न जाए। वहीं लिम्बू और मंगर ट्राइब के लोग भी इस फैसले से खफा थे। सब कुछ खिलाफ होने के कारण भूटिया राजा के लिए सिक्किम पर राज करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन 17वीं सदी आते आते गुरु पद्म संभव की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया। हुआ यूं कि 1641 में तिब्बत से 3 बौद्ध लामा प्रिंस फुत्सुंग नामग्याल को लेकर सिक्किम आते हैं। उन्होंने प्रिंस को सिक्किम का राजा बनाने का ऐलान किया, क्योंकि वो खेबुमसा के परिवार से ही आते थे। पर समस्या ये थी कि लेप्चा, मंगर और लिम्बू ट्राइब के लोग इसे मानने को अब भी तैयार नहीं थे। तब खुद प्रिंस फुत्सुंग नामग्याल ने लेप्चा लोगों से ये वादा किया कि वो उनके धर्म और भगवान को मानेंगे, उन्हें अपना भाई बनाकर रखेंगे और उनके साथ मिलकर सिक्किम पर राज करेंगे। जिस बात से खुश होकर लेप्चा लोगों ने उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया। लेकिन लिम्बू और मंगर ट्राइब के लोग अब भी नाराज थे। कहते हैं कि मंगर ट्राइब के राजा सिंतुपति सेन ने लिम्बू राजा माबो हांग के साथ मिलकर भूटिया राजा फुत्सुंग नामग्याल पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि फुत्सुंग नामग्याल की हार तय थी। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने लिम्बू और मंगर राजा के आगे हथियार डाल दिए और उन्हें शांति का प्रस्ताव दिया। दोनों राजा इसके लिए मान भी गए, लेकिन जब वो रात में आराम कर रहे थे तब अचानक फुत्सुंग नामग्याल ने उन पर हमला कर दिया और उन दोनों राजाओं को मार डाला। इस बात का पता जैसे ही सिंतुपति सेन की रानी को लगा, उन्होंने बदला लेने की ठानी। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार में भूटिया लोगों को बुलाकर दोस्ती का दिखावा किया, लेकिन रात में उन्हें जहर भरा खाना खिलाकर मार डाला। इस तरह उन्होंने अपने पति की हत्या का बदला लिया और फिर खुद पहाड़ियों से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया।
रानी ने जिस नदी में कूदकर जान दी उसे रानी कुला कहते हैं। इस तरह एक खूनी संघर्ष के बाद जाकर फुत्सुंग नामग्याल सिक्किम के राजा बन गए। लेप्चा लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने शादी भी लेप्चा क्वीन से ही की। कहते हैं कि लेप्चा क्वीन ही डेजोंग को सोंगखिम कहा करती थी, जिसका मतलब होता है नया घर। यही सोंगखिम नाम आगे चलकर सिक्किम बन गया। फुत्सुंग नामग्याल ने सिक्किम में मोनार्की को स्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो लेप्चा लोगों के साथ किया हुआ अपना वादा भूल गए। उन्होंने लेप्चा लोगों के धर्म और भगवानों को दरकिनार कर दिया और सिक्किम को बुद्धिस्ट स्टेट बना दिया। कहते हैं कि उनकी इस वादा फरामोशी से खफा होकर लेप्चा लोगों ने उन्हें श्राप दिया कि उनके परिवार का बड़ा बेटा ना तो जिंदा रह पाएगा और ना ही कभी राजा बन पाएगा। खैर, वक्त के साथ साथ सिक्किम की जनता ने भी राजशाही को अपना लिया। कहते हैं कि जिस तरह उदयपुर के राजा को महाराणा, हैदराबाद के राजा को निजाम और जूनागढ़ के राजा को नवाब कहा जाता था, उसी तरह से सिक्किम के राजा को चोग्याल कहा जाता था। वैसे तो सिक्किम के चोग्याल रूल करने में माहिर थे, लेकिन सिक्किम पर राज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सिक्किम बसा था दो बहुत ही ताकतवर पड़ोसियों नेपाल और भूटान के बीच। भूटान से खतरा कम था क्योंकि उस दौर में खुद वहां सियासी उठापटक चल रही थी, लेकिन नेपाल के राणाओं के पास बहुत ही ताकतवर गोरखा आर्मी थी जो लगातार भारत और सिक्किम के इलाकों पर कब्जा करती जा रही थी। 18वीं सेंचुरी आते आते नेपाल ने कांगड़ा, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ तक कि यूपी के भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से अंग्रेज उनसे परेशान थे। उधर ग्रेटर सिक्किम के भी बहुत बड़े एरिया को नेपाल ने अपने में मिला लिया, जिस वजह से सिक्किम के राजा उनसे खफा थे। गोरखाओं को रोकने के लिए सिक्किम के चोग्याल ने अंग्रेजों से मदद मांगी। वैसे तो अंग्रेज किसी की भी मुफ्त में मदद करने वाले नहीं थे, लेकिन सिक्किम की मदद करने से उनके लिए वो गोल्डन गेट खुल जाता जो उन्हें सीधे तिब्बत तक लेकर जा सकता था। इतिहास बताता है कि हिमालयन रेंज से घिरा होने के कारण तिब्बत हमेशा से ही ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया बनकर रहा था, लेकिन उस दौर में रूस ने सेंट्रल एशिया पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। रूस तिब्बत तक पहुंच पाता उससे पहले ही अंग्रेजों का तिब्बत पहुंचना जरूरी था, और तिब्बत जाने का सबसे आसान रास्ता सिक्किम से होकर गुजरता था। इसीलिए अंग्रेज सिक्किम की मदद के लिए तैयार हो गए। 1816 में उन्होंने नेपाल की गोरखा आर्मी पर हमला कर दिया, जिसके बाद एंग्लो गोरखा वॉर होता है और इस जंग में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इस जीत के बाद 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच एक ट्रीटी पर सिग्नेचर हुए, जिसे सुगोली की संधि कहा जाता है। इस संधि में नेपाल ने ईस्ट सिक्किम का कुछ हिस्सा सिक्किम को रिटर्न किया और ये वादा किया कि वो सिक्किम पर फिर कभी हमला नहीं करेंगे। इस ट्रीटी के बाद सिक्किम सेफ हो गया और सिक्किम रॉयल फैमिली ब्रिटिशर्स की दोस्त बन गई। लेकिन सिक्किम जैसे छोटे से स्टेट के लिए अंग्रेजों ने बेहद ताकतवर और खतरनाक गोरखा आर्मी से जंग लड़ी थी, इसीलिए वो भी सिर्फ दोस्ती से काम चलाने वाले नहीं थे। उन्होंने सिक्किम का फायदा उठाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सिक्किम के चोग्याल और भूटान के वांगचुक किंग्स की मदद से तिब्बत से दोस्ती की और फिर सिक्किम से दार्जिलिंग को लीज पर ले लिया। यानी कि आज का बंगाल का खूबसूरत शहर दार्जिलिंग एक वक्त पर सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने सिक्किम के चोग्याल को बताया कि बंगाल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती, इसीलिए वो दार्जिलिंग को लीज पर लेना चाहते हैं। दोस्ती निभाने के चक्कर में चोग्याल को मानना पड़ा। 1835 में अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को लीज पर ले लिया और इसे अपने हिसाब से डेवलप करना शुरू कर दिया। दार्जिलिंग में बिल्डिंग्स बनवाने के लिए अंग्रेजों ने नेपाल से बहुत सारे लेबर्स को बुलाया। नेपाल के लेबर्स कम पैसे में काम किया करते थे। यही वजह थी कि सिक्किम की कई दूसरी सिटीज पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने काम करने के लिए नेपाल से एक बड़ी वर्क फोर्स को बुलाया। इस कारण सिक्किम में नेपालियों की आबादी तेजी से बढ़ती गई। अब एक तरफ नेपाली लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सिक्किम की जनता टेंशन में थी, तो वही सिक्किम का बहुत सा एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आने से यहाँ के चोग्याल टेंशन में थे। यही कारण था कि सिक्किम के चोग्याल और ब्रिटिशर्स के बीच खींचतान बढ़ती चली गई, जिसे रोकने के लिए दोनों ने एक संधि की। इस ट्रीटी के मुताबिक सिक्किम ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट प्रिंसली स्टेट होगा। अंग्रेजों ने यह तय किया कि सिक्किम के विदेशी और सुरक्षा मामलों को वो डील करेंगे, लेकिन अंदर की राजनीति से कोई मतलब नहीं रखेंगे। कहा जा सकता है कि सिक्किम को भी अंग्रेजों ने वो ही स्टेटस दिया था जो भूटान को दिया था। चोग्याल भी इसे मान गए और 1947 तक दोनों ने इसे फॉलो भी किया। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स और चोग्याल के बीच रिलेशन तब तक अच्छे रहे जब तक कि ताशी नामग्याल सिक्किम के राजा रहे।
अपने रूलिंग टाइम में ताशी नामग्याल ने सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल्स बनवाकर सिक्किम को काफी डेवलप करवाया। अंग्रेजों की भी उनसे अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके बड़े बेटे सिक्किम के क्राउन प्रिंस ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की थी। सिक्किम के क्राउन प्रिंस ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में थे। एक दिन वो बमबारी करने के बाद जब अपने प्लेन को लैंड करा रहे थे, तब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और क्राउन प्रिंस मारे गए। इसे लेप्चा भगवानों का श्राप कहे या एक्सीडेंट कि राजा के बड़े बेटे का देहांत हो गया, जिसके बाद सिक्किम किंग को अपने छोटे बेटे प्रिंस पॉल्डेन थोंडुप नामग्याल को क्राउन प्रिंस बनाना पड़ा। सिक्किम में यह सब चल ही रहा था कि उसी दौर में अंग्रेज भी ब्रिटेन लौटने की तैयारी कर रहे थे। 1947 में वो वापस लौट जाते हैं और भारत आजाद हो जाता है। आजादी के बाद सरदार पटेल ने अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया, लेकिन सिक्किम को नहीं मिला पाए क्योंकि नेहरू ने संविधान सभा में खुद ही ऐलान किया था कि सिक्किम और भूटान स्पेशल केस हैं और इनका विलय नहीं किया जाएगा। नेहरू ने सिक्किम का विलय भारत में क्यों नहीं किया, इस पर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ का मानना था कि उन्होंने चीन के डर से ऐसा नहीं किया, तो कुछ मानते हैं कि नेहरू चाहते थे कि भूटान, तिब्बत और सिक्किम भारत और चीन के बीच बफर जोन की तरह काम करे, इसीलिए उन्होंने सिक्किम का विलय भारत में नहीं किया। उधर जिन नेपालियों को अंग्रेजों ने सिक्किम में काम करने के लिए बुलाया था, वो यहीं के होकर रह गए थे। 1947 तक उनकी आबादी लगातार बढ़ती गई और हालात ये हो गए कि 50 के दशक तक सिक्किम की आबादी में 75% नेपाली थे। बरसों से सिक्किम में रहने के बावजूद ये गरीबी में जी रहे थे, क्योंकि यहाँ का असली पैसा और पावर तो लेप्चा और भूटिया लोगों के पास था। इसीलिए सिक्किम के ये नेपाली लोग भारत में सिक्किम का विलय कराना चाहते थे। सिक्किम को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए भी इन्होंने लगातार आंदोलन किए, लेकिन नेहरू ने सोचा कि अगर उन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाया तो चीन को तिब्बत पर हाथ डालने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने सिक्किम को अलग देश बने रहने दिया और 1950 में सिक्किम के चोग्याल से एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी में लिखा था कि सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टेड स्टेट होगा, यानी कि अब सिक्किम के लिए डिफेंस और फॉरेन मैटर को इंडिया को देखना था, ठीक वैसे ही जैसे कि कभी ब्रिटिशर्स देखा करते थे। इस तरह भारत ने सिक्किम पर कब्जा किए बिना उसे अपनी सुरक्षा देकर चीन को तिब्बत से अलग रखने की कोशिश की, लेकिन 1951 में चीन ने बिना कुछ सोचे तिब्बत को कैप्चर कर लिया। चीन ने तिब्बत से दलाई लामा का राज खत्म कर दिया। दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी, जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच काफी टेंशन बढ़ गई थी। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत की इस जंग में हार हुई। ऊपर से अक्साई चीन पर भी चीन का कब्जा हो गया। इधर चीन, नेपाल, ईस्ट पाकिस्तान और भूटान जैसे देशों से घिरा होने के कारण सिक्किम की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम के चोग्याल को खुश करने में लगी रही। लेकिन 60 के दशक में सब कुछ तेजी से बदलने लगा, जब 1960 में क्राउन प्रिंस थोंडुप ने अमेरिकन लेडी होपकुक से शादी कर ली। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1961 में सिक्किम के उस वक्त के चोग्याल ताशी नामग्याल का देहांत हो गया। ताशी के जाने के बाद क्राउन प्रिंस थोंडुप सिक्किम के नए चोग्याल बने, जो अपने पत्नी होपकुक की वजह से अमेरिकन मीडिया में छाए रहते थे। होप के आने के बाद सिक्किम में नित नए विदेशी मेहमान आने लगे। अमेरिकी राजदूत केनेथ कीटिंग और अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर चार्ल्स पर्सी उनसे मिलने खास तौर पर गैंगटॉक आए थे। कहते हैं कि सिक्किम में अमेरिका की बढ़ती प्रेजेंस को देख इंडियन गवर्नमेंट टेंशन में थी। वही होपकुक की वजह से थोंडुप के तेवर भी बदलने लगे थे। राजा बनने के बाद उन्होंने भारत सरकार पर 1950 में भी संधि को बदलने के लिए जोर डाला, तो वहीं ज्यादा फ्रीडम दिलाने के लिए होपकुक ने सिक्किम के मामले को इंटरनेशनल बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। सिक्किम में अक्सर अमेरिकन गेस्ट आकर पार्टीज करते और इन पार्टीज में सिक्किम क्वीन होपकुक भारत पर तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ती। 1965 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1966 में होपकुक ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो इंदिरा गांधी की नजरों में आ गई। इंदिरा ने यह ठान लिया कि वो सिक्किम की मोनार्की को खत्म करके रख देगी और यहीं से सिक्किम राजशाही के उल्टे दिन शुरू हो गए। क्या गुस्ताखी की थी होपकुक ने, कैसे 20 मिनट में रॉ ने सिक्किम का विलय भारत में कराया और विलय के बाद आज सिक्किम कैसे बना भारत के लिए वरदान। इस कहानी पर हम अलग से एक रिपोर्ट बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।